ठीक है, चालू कर दिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन और रिस्पायरेशन। हम लोग ऐसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, बहुत लोग स्टाइल में भी बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। श्वसन क्या होती है? ये एक जैविक प्रक्रिया है जो जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जगहों पे हम लोग अगर जीवों को जानना होता है कि इसमें जीवन है कि नहीं, तो उसको देखते हैं कि वो श्वसन कर रहा है कि नहीं। उसकी नाड़ी चेक करते हैं ना कि पल्स उसकी चल रही है कि नहीं चल रही। तो पल्स चलना मतलब श्वसन से रिलेटेड है। तो श्वसन एक जीवों की बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है जो ये बताती है कि जीवों में जीवन है कि नहीं है। लेकिन इसकी और परिभाषा क्या होगी? और परिभाषा ये है, और बहुत लोग ये जानते हैं कि श्वसन मतलब क्या होता है? सांस लेना। ऑक्सीजन शरीर के अंदर लिए और उसको छोड़ दिए। ऑक्सीजन मतलब एयर, हवा। ऐसा नहीं है कि सब सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही जाती है, पूरी हवा जाती है और उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद एयर फिर निकल जाती है। तो एयर को अंदर लेना और फिर उसको बाहर निकालना, बहुत लोग इतना ही जानते हैं कि ये श्वसन, जबकि ये श्वसन का पार्ट है। इसे कहते हैं क्या? ब्रीदिंग या सांस लेना। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें दो स्टेप इन्वॉल्व। एक स्टेप है सांस लेना, ठीक है, और दूसरा एक और स्टेप है जिसको बहुत लोग स्किप कर देते हैं, वो है नहीं चालू किए थे। जो दूसरा स्टेप ये है कि सांस लेने के क्रम में जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, वो ऑक्सीजन का उपयोग होता है फूड को ब्रेक करने में, फूड को तोड़ने में। और उस तोड़ने के क्रम में हमको क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। ये दोनों स्टेप या इवेंट या ऐसी घटनाएं मिला के जो जीवों के शरीर में होती है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन। अब सांस लेने के भी स्टेप हैं और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के भी स्टेप हैं। सांस लेने में दो चरण इन्वॉल्व हैं। एक है बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, अंतः श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सीजन को, एयर को लेना और एयर को बाहर छोड़ना। अब सांस लेने में बहुत सारे अंग भी इन्वॉल्व हैं। जैसे ह्यूमन में सांस लेने के लिए कौन सा अंग रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन में जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वो प्लेटफॉर्म अलग अलग जीवों में अलग अलग है। तो ह्यूमन में वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? फेफड़े। ये प्लेटफॉर्म अलग अलग है जीवों में। अब जैसे मछलियों में किस में है? गलफड़े, जिसे क्या कहते हैं? गिल्स। उसी तरह मेढक में क्या है? ये त्वचा। कुछ स्टेज ऐसे हैं जो उसके त्वचा हेल्प करती है एयर को बॉडी के अंदर जाने में और एयर को बॉडी से बाहर निकलने में, और कुछ जगह पे गिल्स भी है।
कुछ उसके लाइफ के स्टेजेज ऐसे हैं जहाँ पे गिल्स इन्वॉल्व होती है ईयर को, जब वो लार्वल स्टेज में रहता है। और उसके लंग्स भी हैं, मेढक में लंग्स भी पाए जाते हैं। तो डिफरेंट स्टेजों पे डिफरेंट ऑर्गन काम करते हैं। उसी तरह और भी रेस्पिरेटरी ट्री और छोटे छोटे जीवों में पाए जाते हैं। पौधों में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हेल्प करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा को हिंदी में बोलते हैं रंग, जो प्लेटफॉर्म है एयर को अंदर जाने के लिए, जो ऑक्सीजन ले रहे। अब इस तरह की विशेषकृत होते हैं वो अंग की, वहाँ से ऑक्सीजन बॉडी में चला जाता है और सब जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये तो हो गया सांस लेने के स्टेजेज, वायु श्वसन, आंतरिक श्वसन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ऐसे कहते हैं इसे। अब भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसके भी स्टेप हैं। जैसे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि ऑक्सीजन को लेने के, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, लेकिन भोजन से ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा जगह है जो हमारे शरीर में भोजन जाता है फिर वहाँ से ऊर्जा रिलीज होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन तो भोजन को पचाता है, भोजन को ब्रेक करता है। कौन सी जगह पे? जैसे सांस तो लेते हैं, हम जान गए कि ये ऑर्गन इन्वॉल्व है। ऊर्जा तो सारे बॉडी में जरूरत है कि नहीं? तो उस जरूरत के हिसाब से सभी सेल में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। ऐसी कोई कोशिका नहीं है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन न होता हो। और कोशिका इस काम के लिए विशेषकृत भी होती है कि उसमें एक कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और वो विशेषकृत होती है ऊर्जा को रूपांतरण करने में। जो भोजन में भी ऊर्जा स्टोर है कि नहीं? ऊर्जा मॉलिक्यूल्स के रूप में, ग्लूकोज के रूप में स्टोर है भोजन में भी। उस भोजन वाले ऊर्जा को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे उसे पावर हाउस कहते हैं। तो ये सभी कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब भोजन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसके भी स्टेप है। जैसे आप सुने होंगे कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूटना। और एक सुने होंगे क्या, क्रेब साइकिल। और तीसरा है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये 3 स्टेप में ऑक्सीजन ग्लूकोज से जुड़ता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक जैविक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं में, हमारे शरीर में हमेशा चलता रहता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड के बाद वो क्रेब्स साइकिल में पहुंचता है और यहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीडेशन में H2O बनता है। और रेस्पिरेशन का फार्मूला क्या है? C6H12 प्लस O2 इक्वल टू CO2 और प्लस H2O और प्लस, ये फार्मूला है। तो H2O एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। इसी तरह इसमें H2O बनता है और वही H2O इस ऑक्सीजन से जोड़ के हाइड्रोजन से टर्मिनल ऑक्सीडेशन में जुड़ता है, जिससे बनता है H2O और प्रोसेस पूरा होता है। तो इस तरह हम देखे हैं कि श्वसन मीन्स सांस लेना और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, दोनों मिलाते हैं तब जाके श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है। सांस लेना एक उसका एक पार्ट है, श्वसन का एक भाग है, और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना एक दूसरा भाग। अब श्वसन कितने प्रकार का होता है, आइए हम लोग देखते हैं।
श्वसन के प्रकार। पूरे जीव जगत में जितने भी जीव रहते हैं सबको श्वसन की जरूरत है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सबको भोजन की जरूरत है कि नहीं? तो बहुत ऐसे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के भोजन का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता या ऑक्सीजन का कह सकते हैं कि उपयोग और ऑक्सीजन के अनुपयोग, और अगर भोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन उपयोग होती है तो उसे ऑक्सीज श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस तरह श्वसन दो प्रकार के होता है, एक ऑक्सीज श्वसन और दूसरा है अनाक्सीय श्वसन। दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं हमारे आसपास जो बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन करते हैं। श्वसन मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? जहाँ पे भोजन को ब्रेक करना है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और जहाँ पे भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरत होगी। आग भी जलती है, वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वहाँ बिना ऑक्सीजन के आग बुझ जाती है कि नहीं? तो उसी तरह शरीर में भी अगर ऑक्सीजन न जाए तो ऊर्जा बनना बंद हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस चलता रहता है सभी जीवों में। 99% जीव इसके लिए विशेषकृत होते हैं कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ ना, C6H12 O6 + O2 H2O और CO2 और प्लस। तो ये H2O O2 की जो अवेलेबिलिटी है कभी कभी नहीं रहती है। कभी कभी हम लोग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो अगर उस कंडीशन में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो गई तो जो एक ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, इस ब्रेक होने का जो स्टेप है वो चेंज हो जाता है हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में भी। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में श्वसन करते ही हैं, उनकी विशेषता है। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन उतनी पहुंच नहीं रही है कि ग्लूकोज ब्रेक हो जाए प्रॉपर रूप से, अगर प्रॉपर रूप से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? H2O और CO2। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बहुत हम लोग तेजी से भाग रहे हैं, जाना है उधर, समझ रहे हो ना कहाँ जाना है, तो ऑक्सीजन मिला नहीं, क्योंकि सेल के हर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचना है और ब्लड वहाँ पे सप्लाई नहीं कर पाया, तेजी से सांस लेते हैं तब भी नहीं कर पाया। तो जो ये ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड। लैकनेस, ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड एक इंटरमीडिएट है। किसका इंटरमीडिएट है? H2 और CO2। अगर फिर ऑक्सीजन मिलने लगा है तो ये फिर CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जब थक जाते हैं तो मसाज करते हैं कि ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच जाए। मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाती है, जिससे आपको थकावट महसूस होती है, क्रैम्प आ जाते हैं। तो एक तो ये प्रोसेस है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने का। लैक्टिक एसिड एक इंटरमीडिएट बीच वाली चीज़ें बन जाती हैं, और वो जब ऑक्सीजन फिर से बनने लगा, ऑक्सीजन अवेलेबल होने लगा, तो फिर से इसमें ऊर्जा एक मिल गई। कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे एक फंगस है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट सुने आप? खमीर। वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करता है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है तो क्या बनता है? अल्कोहल।
समझ रहे हो? अल्कोहल बनता है और CO2 और प्लस। अब उतनी एनर्जी नहीं बनती जितना यहाँ पे एनर्जी बन रही है, क्योंकि यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन है। आप देखे होंगे कभी कभी गैस का जो लौ है वो एक साथ जलता है, उस पर कोई बर्तन नहीं रखते हैं तो पीले रंग का रहता है, और जब बर्तन रख देते हैं तो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलने का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन मिलने लगता है तो ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिससे वो सारे कार्बन ऑक्सीजन से मिल जाते हैं। इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ये बदल गया ग्लूकोज किस में? अल्कोहल में। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन सैचुरेटेड अवस्था में है, पूरी तरह मिल रहा है। हम लोग दौड़ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। अगर दौड़ने लगे तो क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। ईस्ट एक ऐसा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कुछ बैक्टीरिया भी है, तो ईस्ट का इम्पोर्टेंस अल्कोहल से है। ये अल्कोहल बनाता है, और अल्कोहल में कुछ लोगों को उसमें कलेक्शन में लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियल यूज है ईस्ट का, बहुत औद्योगिक जो प्रोसेसेस हैं ईस्ट पे इन्वॉल्व है ऑक्सीजन का। तो इस अवस्था में ईस्ट की महत्ता बढ़ जाती है। अब आप देखिए कि पूरे जीव जगत में जितने जीव हैं, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने का यही 3 तरीके हैं जो एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में लिविंग वर्ड में, तो ये 3 तरीके हैं। एक है जो नॉर्मल, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सी श्वसन, ठीक है। और जो अनाक्सी श्वसन है ये है लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, जो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में, अब्सेंस में श्वसन होता है, और उसमें दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड H2 बनना चाहिए, लेकिन लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बन जाता है। यही 3 रास्ते हैं ग्लूकोज के टूटने के, फॉर द गेटिंग एनर्जी प्राप्त होता है, जिससे हम लोग सक्रिय रहते हैं। अब रेस्पिरेशन के कौन कौन से ऑर्गन, अब थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं। मनुष्य में कौन सा ऑर्गन है? ऑर्गन और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि सांस लेने के लिए नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल। दूसरा है एक जंक्शन है जो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिला हुआ है, तो जिसे कहते हैं फायरिंग्स। और एक है ट्रेकिया। विंड पाइप, और तीसरा है टेयर्स। हमारे पास 2 लंग्स है ना, और रिब्स भी है, रिब्स भी है जो सांस लेने में सहायता करती हैं। और कौन सहायता करता है? और कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सांस लेने में सहायता करता है, जो लंग्स के नीचे रहता है, एक सीट बनाता है, जिसे कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जो लंग्स के नीचे एक सीट बनाता है, इस तरह से, इस तरह। मान लो ये लंग्स है, इसमें लगा एक राइट साइड में कुछ डिजीज आ गया, और इस तरह एक सीट बनाता है, तो इसे कहते हैं, अच्छा फोटो बन रहा है, डायफ्राम।
डायफ्राम एक मैमल्स का बेसिक स्ट्रक्चर है जो केवल मैमल्स में पाया था और किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में नहीं पाया था, जैसे फिश में, बर्ड्स में, एम्फीबियंस में ये डायफ्राम नहीं पाया था। केवल मैमल्स में ही एक ऐसा संरचना है, मस्कुलर सीट है जो पूरे बॉडी को दो भागों में डिवाइड करती है मैमल्स की, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा ये श्वसन में या सांस लेने में सहायता करता है, श्वसन का ही पार्ट है सांस लेना। तो हम लोग इतना सब देख के फिर देखते हैं कि लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है। एक तो ऐसे बना हुआ है इस तरह, डायफ्राम भी बना दिया जाए। अब देखिए यहाँ तक तो सब जानते हैं कि एक विंड पाइप है जो हवा को लंग्स तक पहुँचा रही है, ये सब जानते हैं। लेकिन वो विंड पाइप जब लंग्स में प्रवेश करती है इधर और एक इधर, तो इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी छल्ले लगे हुए हैं, रिंग्स, जो विंड पाइप को चिपकने नहीं देता। अब कभी कभी कोई सांप काट दिया ना, तो सांप में दो तरह का जहर है, न्यूरोटॉक्सिन और हिमेटोटॉक्सिन। हिमेटो वाला तो खून को जमाता है और न्यूरो वाला यहाँ ब्रेन में चला जाता है। और सांस लेने में ये जो विंड पाइप है वो चिपक जाती है, तो चिपक जाती है तो जल्दी डेथ हो जाती है। अगर न्यूरोटॉक्सिन है तो कुछ है ऐसे, अब 70% तो जहरीले सांप नहीं है, तो ये चिपके ना इसके लिए इसमें रिंग्स लगे हुए हैं। फूड पाइप में रिंग्स नहीं लगा हुआ है, वो मस्कुलर है इस तरह, और जब फूट जाता है तो ऐसे इसको विंड पाइप प्रेस करता रहता है, फूड पाइप प्रेस करता रहता है कि और कम स्पेस में जाए और हम और पार्टी में आज कुछ ज़्यादा खाएं। तो ये विंड पाइप का संरचना है जिससे ये एयर क्या जाता है अंदर। अब जब विंड पाइप लंग्स के अंदर पहुंचता है तो इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह। आप सोच सकते हैं कितना डिवाइड हुआ होगा। और अल्टीमेटली जो यहाँ से विंड पाइप एक स्टार्ट होती है और 28 टाइम्स 28 टाइम डिवाइड होकर यहाँ पहुँचती है। मतलब एक पाइपों का समूह उसमें लंग्स में भरा हुआ है और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होती है किस में, एक बैलून में कन्वर्ट होती है। लंग्स मतलब बैलून, और उस बैलून को बोलते हैं एल्वोलाई। बैलून ही वो प्लेस है जहाँ पे ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। मतलब एक प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब कैसे जाता है, कौन सा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन अपने आप विदाउट यूजिंग एनर्जी अपने आप शरीर के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, कौन सा प्रोसेस है? उस प्रोसेस क्या नेचर में बहुत जगह पाया जाता है, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चलता रहता है। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। कहीं पे भी अगर ज़्यादा किसी चीज़ की सांद्रता है तो लो सांद्रता में जाने की टेंडेंसी होती है किसी पदार्थ की, तो ये प्रोसेस कहलाता है। अब जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन कम है, जो पहुँचती है तो ऑक्सीजन अपने आप उसमें चली जाती है। 16% ऑक्सीजन है ब्लड में, और वातावरण में कितनी ऑक्सीजन है?
वातावरण में कितनी है? 21%। ये एक डिफरेंस है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच रही है वहाँ ब्लड में, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है 4%। यहाँ पे कितना है? 3 है, 3%। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस हेल्प करता है ऑक्सीजन को अंदर जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने में। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है और कुछ एयर हमेशा उसमें बनी रहती है। 5 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर एयर हमेशा रहती है लंग्स में। आप सोच सकते हैं कि अब कितने बैलून लगे हुए हैं, कभी ऐसा सोचे हैं? अगर लंग्स के पूरे बैलून निकाल दिया जाए तो ये 100 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, मतलब एक फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर। फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर बैलून फैल जाएंगे। तो इतने बैलून लगे हुए हैं इसमें, और तब ये डिफ्यूजन तेज़ी से हो रहा है, हम तेज़ी से भाग रहे हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, जो हम लोगों को हेल्प करता है किस में? ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में, रेस्पिरेटरी। अब कैसे हम लोग लेते हैं? उसमें 2 ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो है रिब्स और दूसरा है डायफ्राम। ये डायफ्राम इसका ये नॉर्मल पोजीशन है ऐसे, और जब एयर अंदर लेते हैं ना तो ये क्या हो जाता है? ये सीधा हो जाता है, और कुछ नहीं होता है। ये नॉर्मल पोजीशन है और एयर अंदर गई तो ये सीधा हो गया, तो स्पेस इसमें ज़्यादा हो गया, और स्पेस ज़्यादा हो गया तो एयर अंदर चली गई। फिर स्पेस ऊपर आया, ये एक पोजीशन पे ऐसे आ गया तो हो गया, स्पेस कम हो गया, एयर अंदर बाहर चली। ये जो पोजीशन है डायफ्राम की, ऐसा रहना चाहिए। और कभी कभी क्या हो गया कि हम लोग मिर्चा खा लेते हैं ना। यहाँ जो जैसे एक है नॉस्ट्रिल जो हवा जा रही है, और दूसरा है माउथ। मान लो ये माउथ हो गया। ये क्या, अब यहाँ से फूड पाइप है, ये विंड पाइप है, और पीछे यहाँ चौराहा है, ठीक है। इस चौराहे पे कोई पाइप नहीं है। अगर पाइप नहीं है तो फूड विंड पाइप में जाने के चांसेस है कि नहीं? चांस है। तो कभी कभी फूड उसमें चला गया तो तेज़ी से हम लोग खांसने लगते हैं कि जल्दी से उसमें बाहर आ जाए, नहीं तो उसमें अगर चला गया फूड तो आप वो थ्रेटनिंग है, आप सांस बंद हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। और यहाँ जो ऊपर है, ऊपर की एरिया हाईली सेंसिटिव है कि उसमें थोड़ा सा भी कुछ जाता है ना तो तुरंत हम लोग छींकने लगते हैं। हाँ, उगलते तो नहीं हैं लेकिन छींकने लगते हैं, तुरंत छींक आने लगती है और तेज़ी से छींकते हैं, खांसते हैं। अब कभी कभी क्या हुआ कि मिर्चा खा लिए तो जो एयर है, यहाँ की जो एयर है वो डिस्टर्ब हो गई, उसको लगा कि कुछ इसमें गड़बड़ है। तो गड़बड़ को हटाने के लिए अब यहाँ पूरा एयर डिस्टर्ब हो जाता है। अब पूरा एयर डिस्टर्ब हुआ तो क्या होता है? ये जो डायफ्राम का पोजीशन है वो ऐसे हो जाता है, क्योंकि मस्कुलर और इलास्टिक सीट है। इलास्टिक मतलब समझ है ना उसका नेचर, तो इलास्टिक है, कोई सॉलिड है नहीं बोन जैसा, तो ऐसे हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग हिचकी लेने लगते हैं जब तक ये डायफ्राम अपने प्रॉपर पोजीशन में आ नहीं जाता है। हिचकी लेते हैं, तुरंत पूरा सिस्टम एक तरह से उसको एडजस्ट करने में लग जाता है, और जब तक एडजस्ट नहीं होता है तब तक हिचकी लेते रहते हैं।
तो विंड पाइप के जो ऊपरी पार्ट है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस अगर होता है तो वो तुरंत या तो छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं और अल्टीमेटली हिचकी लेने लगते हैं। तो किसी तरह डायफ्राम को सेट करना होता है। ये हो गया रेस्पिरेशन के कुछ स्टेज। अब और भी बताए थे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, दूसरे जंतुओं में पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स, फ्रॉग में स्किन है और लंग्स भी है, और लार्वा, फ्रॉग का लार्वा भी है। एक ऐसा स्टेज है उसके लाइफ में जो पानी में रहता है। मच्छर भी कुछ पानी में डेवलप होते हैं ना, सारे मच्छर का जो एक स्टेज है लार्वल स्टेज, वो पानी में ही होता है। फिर पानी से निकलते हैं, उसके बाद आपके घर में घुसते हैं। तो उस पानी में तो स्पेशलाइज है जो वाटर में कौन सा, तो लार्वल स्टेज में ये सब प्लेटफॉर्म है जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेने में सहायता करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। ये कहानी रही श्वसन की।